जी। प्रणाम ताई। सभी को नमस्ते। तो आज का जो मेरा विषय है वो अ अ, मेरे को जो लगता है कि बहुत महत्वपूर्ण विषय है। शिक्षा के संबंध में अगर हम देखें और सिर्फ़ शिक्षा ही नहीं, संपूर्ण विकास की जो हम बात करते हैं, समग्र विकास की। और दोनों ही जगह, घर में और गुरुकुल में ये विषय का ज्ञान होना अनिवार्य है। और विषय है अवस्थाएँ, जो जीवन की अवस्थाएँ हैं उसका, और पंचकोश, इनमें क्या संबंध है, इसको कैसे देखना है। थोड़ा-सा बौद्धिक विषय है, तो इसमें जो भी आपके प्रश्न हो, आप निसंकोच होके सभी लोग पूछ सकते हैं, उस पे हम बात कर सकते हैं। मैं अपनी बात रखता हूँ पहले लगभग 40 मिनट में, और उसके बाद 15 अ, 10 मिनट प्रश्नोत्तरी, और फिर 23 से हम लोग समझ सकते हैं, ऐसा मेरा प्लानिंग है। तो हम लोग अवस्थाओं के बारे में जानते हैं, जैसे शिशु अवस्था है, उससे पहले गर्भ अवस्था, फिर शिशु अवस्था, बाल अवस्था, अ, और किशोर अवस्था, युवा अवस्था, प्रौढ़ अवस्था और वृद्धावस्था। ऐसे हमारे जीवन की अवस्थाएँ होती हैं। मेरे विषय में मैं लगभग युवा अवस्था, जो कि एक गुरुकुल शिक्षा का भी जो समय है, और जो परिवार में भी बड़े होने का जो समय है, इन दोनों को मिला के मैं अपनी बात रखने का प्रयास करूँगा। ऐसे ही कोशों को हम जानते हैं कि पंचकोश है, जिसमें अगर हम व्यष्टि, समष्टि, सृष्टि और परमेष्टि की बात करें, तो उसमें व्यष्टिगत विकास की जो बात होती है, वहाँ कोशों का संदर्भ आता है। और ये 5 कोश और इन अवस्थाओं को लेके हम कैसे देखें, कैसे समझें। अब अलग एक विषय हो सकता है कि उसको विकसित कैसे करें, वो अलग विषय है। पर ये अभी सिर्फ़ संबंधों को समझने का जो है, इन दोनों में क्या संबंध है, उस पे आज हम बात रखेंगे। तो सबसे पहले अगर हम देखें, तो शिशु अवस्था जो है के संदर्भ में, तो गर्भावस्था में मैं अभी इमीडिएटली नहीं ले रहा, पर उसमें भी बता सकते हैं कि गर्भावस्था, माँ के कोख में जब बच्चा होता है, तो तो उसका तो अभी बाहर तो जीवन में उसका परिचय नहीं हुआ है। पूरे का पूरा जो माँ खा रही है, विचार कर रही है, सुन रही है, बात कर रही है, जिस प्रकार की मानसिकता है माँ की, जिस प्रकार के कार्य हैं माँ के, उसी का प्रभाव बच्चे के ऊपर पड़ता है। और इसीलिए सबसे जो क्रियाशील कहते हैं, वो है आनंदमय कोश इस समय, जिस पे सारे के सारे जो संस्कार हैं, सीधे चित्त के ऊपर पड़ते हैं। तो ये सब बातों का माँ को ख़्याल रखना चाहिए। घर में अच्छा खुशी का वातावरण होना चाहिए, प्यार भरा वातावरण होना चाहिए, प्रेम पूर्वक संबंध होने चाहिए, और माँ को खुश रहना चाहिए। भजन करना, भगवद गीता पढ़ना, रामायण पढ़ना, महाभारत पढ़ना, उसके अलावा ऐसे स्थानों पे जाना, ऐसे लोगों की सेवा करना जो धर्माचार्य हैं, जो समाज में श्रेष्ठ कार्य कर रहे हैं। इस प्रकार का वातावरण और इस प्रकार का समय अगर बीते 9 महीने, तो इसका सीधा-सीधा जो फल है, इसके जो संस्कार हैं, वो माता की कोख में जो बच्चा जन्म ले रहा है, जो रह है, उसके ऊपर, उसके चित्त पे पड़ते हैं। अ, जन्म उपरांत अगर हम देखें, तो शिशु अवस्था में हमारा जो मुख्य जो अ कोशों का संबंध है, वो है सीधे-सीधे अन्नमय कोश और आनंदमय कोश के साथ। अन्नमय कोश क्यों? क्योंकि शरीर बढ़ रहा होता है, बहुत छोटा होता है। अगर हम देखें, तो जो सिर है, सिर अपने पूर्ण जब बड़े होने के बाद उसका लगभग 60 से 70% होता है। पर हाथ जो होता है, वो तो केवल 20 से 25% भी नहीं होता है। अम, एक 5वां हिस्सा अगर हम देखें, कि बाद में हाथ अ, ज़्यादा तीव्र गति से बढ़ते हैं, लातें तीव्र गति से बढ़ती हैं। अंदर के हमारे जो ऑर्गन्स हैं, जैसे पेट हो गया, या आंतड़ियाँ हो गईं, या
किडनी हो गए, लिवर हो गए, ये सब जो है ये लंग्स हो गए, ये सब अ, आयु के साथ-साथ धीरे-धीरे बढ़ने लगते हैं। ख़ासकर पहले 5-6 वर्ष में तो बहुत ज़्यादा तीव्रता से बढ़ते हैं। तो अगर अगर हम आनंदमय कोश और अन्नमय कोश की बात करें तो फिर से आप देखेंगे कि जो हमारे 16 संस्कारों में से मुख्य जितने भी संस्कार, कई ज़्यादा नंबर के जो संस्कार हैं, वो शिशु अवस्था में किए जाते हैं। और और इसीलिए क्योंकि फिर से मन सक्रिय नहीं होने के कारण जो हमारा मन है वो तो फ़िल्टर की तरह काम करता ही है, द्वंद्व में रहता है वो, बाद में मैं उस पे आऊँगा। तो शिशु अवस्था में मन सक्रिय नहीं होता, इसीलिए सारे के सारे जो संवेदनाएँ, इम्प्रेशंस हैं, जितने भी हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं, हमारे आस-पास जितनी भी बातें हो रही हैं, उन सबको हम सीधे-सीधे हमारे चित्त पे लेते हैं। इसीलिए भी कहा जाता है कि जो हमारी तन्मात्राएँ हैं और हमारी पंच महाभूत से प्रेरित जो हमारी इंद्रियाएँ हैं, उस पे बहुत हमारा ध्यान रखना आवश्यक है शिशु अवस्था में। कि शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध ये सभी अच्छे प्रकार से एक प्रकार से बच्चे को उसकी इंद्रियों को सुरक्षा और उसका सही अनुभव प्राप्त हो, बिना किसी मिलावट के, बिना किसी जैसे कहते हैं ना पॉल्यूशन हुए हुए। पर आजकल तो उसका बिल्कुल विपरीत ही है, अगर हम देखेंगे तो सभी ये शब्द बहुत ज़ोर के चीखना-चिल्लाना, म्यूज़िक, ये सब बच्चों को हम बचपन में ही दे देते हैं। मोबाइल फ़ोन ही हाथ में पकड़ा देते हैं तो बाकी क्या बात है। फिर स्पर्श, बच्चे को अच्छे जो शुद्ध और स्वच्छ और पवित्र वस्तुएँ हैं, उनका स्पर्श मिले। प्राकृतिक जो हैं, जिस जैसे कॉटन भी हम तो कहते हैं कि जन्म होने के बाद किसी का यूज़ किया हुआ डालना चाहिए बच्चे को कपड़ा, या जिस पे बिस्तर पे सो रहा है उस तरीके का, ना कि एकदम नया खरीदा हुआ बच्चे के शरीर को स्पर्श होना चाहिए। तो ये इतना ध्यान रखा जाता था हमारे समाज में कि हम तन्मात्राओं को और उनकी जो इंद्रियां हैं और जो ज्ञान इंद्रियां हैं और जो उनको अच्छे अनुभव दे सके और उनकी सुरक्षा कर सके। ऐसे ही लाइट, अगर हम देखें रूप के रूप में, बहुत एकदम ब्राइट एलईडी, अभी जैसे मैं बोल रहा हूँ तो मेरे सामने भी वो एलईडी का रिंग लाइट ऑन है। हालाँकि मैं अच्छे से दिख रहा हूँगा, पर मेरी आँखें तो खराब हो रही हैं, तो डेफ़िनेटली हमें इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो तो बच्चे भी ऐसे ही जब जन्म ही लेते हैं, सीधे-सीधे हॉस्पिटल में लेते हैं, जहाँ इतनी बड़ी ब्राइट लाइट्स हैं, अलग-अलग लोगों की बातें हैं, तो फिर ये उनकी जो इंद्रियों की क्षमता है, वो ऑलरेडी लगभग 40 से 50% तो खराब ही हो जाती है। ऐसे ही रस केमिकल से भरा हुआ खाना नहीं देना, शुद्ध प्राकृतिक और एकदम ताज़ा बना हुआ खाना देना, घर में बना हुआ खाना देना, जिसमें किसने बनाया, कैसे बनाया, कब बनाया, ये सब बातों का विचार किया गया हो। ये महत्वपूर्ण बातें हैं शिशु अवस्था में जिस पे हमें ध्यान देना चाहिए। और गंध, आर्टिफ़िशियल परफ्यूम्स, साबुन इस प्रकार के, अगरबत्तियाँ इस प्रकार की, घर में आज तो अनलिमिटेड है। जैसे ही हम कुछ भी देखें, सभी केमिकल से एकदम भरा हुआ और आर्टिफ़िशियल सुगंधों से भरा हुआ हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। ये सब बच्चों को नहीं देना बचपन में। हाथ तो ये सब बातों का ध्यान रखा जाए। इससे हम मनोमय कोश, अन्नमय कोश और आनंदमय कोश पे काम किया जा सकता है। ये बात ध्यान देना चाहिए कि हर समय वैसे सभी के सभी पाँचों कोश सक्रिय होते हैं, सभी पे काम हो रहा होता है। पर आयु के हिसाब से कुछ बातों पे विशेष ध्यान देना चाहिए। उस विशेष ध्यान और संबंध के ऊपर मैं आप लोगों का ध्यान आकर्षित कर रहा हूँ। ये तो बात हुई आनंदमय कोश के विषय की, कि संस्कार हुए और तन्मात्राओं का और इंद्रियों के अनुभव और उनकी सुरक्षा की बात हुई। इसके बाद अलावा जो गर्भावस्था में बातें हो रही थी कि घर में संबंध कैसे हैं, प्यारपूर्ण संबंध हैं, घर में उत्सव त्योहार कैसे मनाए जाते हैं, रिश्ते कैसे हैं, किस प्रकार का पालन होता है, मतलब जो संबंधों का, या जिस प्रकार की संस्कृति का पालन होता है, इन सब का डायरेक्ट इम्पैक्ट भी हमारे आनंदमय कोश पे पड़ता है। और
संस्कार रूप में चित्त के ऊपर वो जाके बैठता है। वैसे ही अन्नमय कोश के लिए बहुत सरल है समझना कि बच्चे के क्रीड़ा संबंधित थोड़ा विशेष ध्यान रखना चाहिए कि बच्चा खेले। खेलेगा तभी उसके लंग्स डेवलप होंगे, खेलेगा तभी उसको श्वास क्रिया उसकी अच्छी होगी, रक्त क्रिया उसकी अच्छी होगी। तो इसलिए खेलना बहुत महत्वपूर्ण है छोटी आयु में। हम लोग छोटे बच्चों को स्कूल में बेंच पे बिठा देते हैं घंटों-घंटों, 4-4 घंटे, 5-5 घंटे बच्चे बेंच पे बैठते हैं। ये उनके स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक सिद्ध होता है क्योंकि उनके अंदर के जो ऑर्गन्स हैं वो डेवलप नहीं हो पाते। ऐसे ही हमारे को उनके सोने के बारे में विशेष ध्यान रखना चाहिए कि वो सोए समय से और सही तरीके की उनको नींद आए। तो जगह जहाँ सो रहे हैं वहाँ ज़्यादा शोर नहीं हो, रोशनी ना हो और सही समय पे सोना। आजकल माता-पिता ही 9-10 बजे आते हैं तो बच्चों को जगा के रखते हैं कि भई मेरे को खेलना है बच्चों के साथ। बच्चा 10-11 बजे सोता है। तो जो जो 8 या 9 बजे तक सो जाना चाहिए था, वो 11-12 बजे तक बच्चे सोते हैं। खासकर बड़े शहर जैसे बॉम्बे में तो मैं देखा हूँ 12 साढ़े 12 बजे तक बच्चे जागते रहते हैं, क्योंकि खाना ही बन रहा है 11 बजे रात को आने के बाद, तो फिर कैसे उससे पहले सोएँगे? और सुबह-सुबह उठ के उनको स्कूल तो जाना है, अब स्कूल तो लेट नहीं शुरू हो सकता है, तो 8 बजे तक स्कूल पहुँचना है, तो साढ़े 6, 6 बजे उठना है। तो कई बार छोटी आयु में भी हम बच्चों को सिर्फ़ 6 घंटे की, 7 घंटे की नींद दे रहे हैं और ये तो बहुत कम होती है और उस कारण से उनके शरीर पे जो इम्पैक्ट होता है, अलग-अलग प्रकार की बीमारियाँ छोटी आयु में लगती हैं। तो तो इसलिए अन्नमय कोश पे कैसे विशेष ध्यान रखा जाए, इसका भी हमें देखना चाहिए। तो छोटी आयु में सोना, खेलना और खाना, इन 3 विषयों का विशेष हमें ध्यान रखना चाहिए, ताकि बच्चे के शरीर अच्छे से सुदृढ़ रूप से बढ़े। आगे बढ़ते हैं तो हमारा प्राणमय कोश और बालावस्था का जो सीधा संबंध है, उस पे थोड़ा हम बात करेंगे। तो शरीर में 5 प्रकार की जैसे वायु होती है जो पूरे शरीर को सुदृढ़ या एक प्रकार से संचालित करती है। और ये प्राण, अपान, व्यान, समान और उदान जो वायु है, उस पे हमें समझना चाहिए कि हमारे नाभि से लेके जैसे हृदय से लेके कंठ तक, फिर अपान वायु नाभि से लेके पैर तक नीचे की ओर, व्यान वायु जो है ये हृदय से लेके कंठ नाभि तक, और समान वायु जो है वो पूरे शरीर, और उदान वायु जो है ये कंठ से लेके सिर तक। तो इस प्रकार से जो हमारी 5 वायु हैं शरीर में, उसका जो पूरा संचालन हो रहा है, उसको कैसे हम ठीक से रख सकें, उस उस पे विशेष ध्यान जाना चाहिए। और इसको करने के लिए केवल व्यायाम या योगाभ्यास ही सफिशिएंट नहीं है। इसका बहुत महत्वपूर्ण कार्य है कि हम व्यायाम करें, खेलें और थोड़ा जैसे बड़े होते हैं बच्चे 10, 11, 12 साल के, तो योगाभ्यास के भी बिंदु उसमें जुड़ने लगें। और उससे हम इन वायु पे भी काम कर सकते हैं। उसके अलावा भी बहुत सारे महत्वपूर्ण बिंदु हैं, जैसे कौशल निर्माण करना बच्चों का, कि हम लोग उनके कर्मेंद्रियों पे, जैसे ज्ञानेंद्रियों पे बालावस्था में काम हो रहा था और कर्मेंद्रियाँ बढ़ रही थीं, उसी प्रकार से कर्मेंद्रियों पे काम विशेष रूप से होना। तो हाथ से काम करना, कृषि करना, घर बनाना, कप कप धागे के साथ काम करना, हाथों में कुशलता लाना। ऐसे ही खेल जो होने चाहिए हमारे देसी खेल, उस पे ध्यान देना। वाक् पे बात करना, कविताओं के रूप में, संगीत के रूप में, साहित्य के रूप में बच्चों में कुछ कुशलता पैदा करना। ऐसे गाने गाना, शुद्ध उच्चारण संस्कृत के रूप में, किस प्रकार से चलना है, उठना है, बैठना है, इन सभी विषयों पे तो बहुत उनका डेप्थ और ब्रेड्थ पे हमें ध्यान देना चाहिए कि ऐसे अलग-अलग विषय होने चाहिए जिससे कि बच्चे खूब एक प्रकार से जीवन का अनुभव, सीखने का अनुभव उनको इन 6 वर्षों में प्राप्त हो। ऐसा-ऐसे जब विद्याओं का उनको अनुभव प्राप्त होगा तो अपने आप से ही उनके जो संयम है 4 प्रकार के, जिस पे हम बात रखते हैं कि शब्द संयम, अर्थ संयम, वाणी संयम और समय संयम।
इस पे अपने आप ही काम होने लगता है। अगर बच्चा संगीत सीख रहा है और रियाज़ करेगा तो अपने आप उसको समय संयम मिलेगा ही मिलेगा। कि एक प्रकार से अनुशासन उसको अपने आप स्व अनुशासन में रहेगा। इसी प्रकार आचार्य के साथ कुछ सीख रहे हैं विद्या, तो उस विद्या का बाकी समय में अपना उसको रिवाइज़ करना, उस पे और कार्य करना। तो इन सब बातों से बच्चों में इस प्रकार के संयम डेवलप होते हैं। अगर ये संयम डेवलप होते हैं तो बाद में जो अवस्था है जिसको हम किशोर अवस्था कहते हैं और मन पे काम करने वाली अवस्था है, ये पूर्व तैयारी है जिससे मन काबू में रह सकता है। क्योंकि आजकल मॉडर्न में कॉन्टेक्स्ट में हम लोग कहते हैं कि बॉडी मेमोरी जैसे बच्चे की डेवलप हुई, ये बॉडी मेमोरी डेवलप करने का ही तरीका है कि हम 4 प्रकार के इन संयमों पे बाल अवस्था में ही काम करें ताकि बाद में जो थोड़ा-सा कठिन समय आने वाला है, जिसको हम टीनेज कहते हैं या जिसको किशोर अवस्था कहते हैं और युवा अवस्था के जो शुरू के वर्ष हैं, उनमें बच्चे का अपने ऊपर थोड़ा काबू रहे। तो ये सब जो बातें हैं प्राणमय कोश और बाल अवस्था का जो संबंध है, उसके उससे संबंधित ये बातें हैं। इसका अगला अगर हम थोड़ा आगे चले तो मनोमय कोश और प्राणमय कोश में एक और बहुत महत्वपूर्ण बिंदु जिसका हमें ध्यान देना है कि बच्चे के लिए प्रेरणाजनक जो उदाहरण है समाज में, शुरू में तो जैसे माता-पिता और आचार्य ही प्रेरणा रूप रहते हैं, पर बच्चा जैसे बढ़ता है 10-11 साल, 12 साल के आस-पास आता है, तो उसको समाज में भी जो प्रेरणाजनक जो उदाहरण हैं, उनका हमको इंट्रोड्यूस हमें करना चाहिए। आर्मी से रिलेटेड हमारे जो एयर फ़ोर्स हो गया, आर्मी हो गए, ऐसे हमारे जो समाज में छत्रपति शिवाजी महाराज हो गए या रानी झांसी हो गई या कर्नाटक में देखा तो वन के ओबम्मा हो गई। ऐसे कई लोगों के उदाहरण हमें उनको बच्चों को बताने चाहिए। कई आचार्य हुए जैसे शंकराचार्य हुए, रामानुजाचार्य हुए, मध्वाचार्य हुए। ऐसे कई आचार्यों के बारे में भी प्रेरणाजनक बातें हमें उनको बतानी चाहिए। और इस प्रकार के उदाहरणों से फिर बच्चे का एक प्रकार से अपने जीवन की दिशा और अपने उसके जो अंदर बातें बैठने लगती हैं, तो उसके अपने मानक जिसको कहते हैं या वैल्यूज़ जो हैं, वो सेट होने लगते हैं। और ये सेट राइट होने की सही आयु है बाल अवस्था और प्राणमय कोश के संबंध में, ऐसे हमें देखना चाहिए। आगे अगर हम चलेंगे तो मनोमय कोश अ, और बाल अवस्था के आखिरी के जो थोड़े 1-2 वर्ष हैं या किशोर अवस्था का जो संबंध है शुरू के 3-4 वर्ष, इसका क्या संबंध है उस पे थोड़ा बात समझते हैं। तो हमें पहले ये देखना चाहिए कि मन का मुख्य जो नेचर है वो है विचार करना, दूसरा है द्वंद्व में रहना, तीसरा है कि उसके जो वृत्ति है, जो उसके अंदर जो हमारे 6 अनर्थ हैं, ये मन के अंदर घर बना के रहते हैं, कि काम, क्रोध, मोह, मद, मात्सर्य और लोभ। तो बाय इट्स ओन सेल्फ जो है मन का जो नेचर है, वो हमें थोड़ा नीचे लेके जाने का रहता है। पर अगर हम उस पे काम करें अच्छे से, अगर हम उसको कंट्रोल कर सकें दोनों ही कि बाल अवस्था में जो हम संयम पे काम करना था और किशोर अवस्था के आखिरी के कुछ वर्षों में जैसे हम देखें तो या अभी भी विज्ञानमय कोश के ऊपर जो काम होते रहना है, इन दोनों बातों से ही हम मन को थोड़ा काबू कर सकते हैं। तो उसके लिए बहुत ज़रूरी जो एक है वो है श्रम करना, व्यायाम करना ऐसे खेल खेलना जिससे कि हम हमें पसीना आए, पसीने से भी मन शुद्ध होता है। जिससे हम थकें, शारीरिक रूप में थकना ताकि समय ही नहीं मिले कुछ और इधर-उधर भागने के लिए। इंग्लिश में कहते हैं एम्प्टी माइंड इज़ डेविल्स वर्कशॉप। तो ये बिल्कुल करेक्ट सिद्ध पॉइंट सेट होता है इस आयु के लिए, जो हम किशोर अवस्था और मनोमय कोश की हम जो बात कर रहे हैं। तो ऐसे मेहनत करना, ऐसे कई क्रियाओं में जुड़ना, जो हम पिछली बाल अवस्था में हमने एक प्रकार से अनुभव रूप में बच्चों के सामने रखी थी। अब ये विशेष रूप से उसमें गहराई से जाके, उसमें श्रम डाल के, मेहनत करके, घंटों-घंटों उसमें पसीना बहा के बच्चे अगर बढ़ें, तो उसका विशेष जो प्रभाव है वो मन के ऊपर मिलता है। ऐसे ही वाचन के ऊपर काम करना, कलाओं के ऊपर काम करना, हाथ के काम के ऊपर काम करना,
तो इससे क्या होता है कि हमारा जो दिल है, जो फीलिंग्स की जो बातें हैं, रिश्ते हैं जो लोगों के साथ में, जैसे हम दुनिया से जुड़ते किस तरीके से हैं? हम जुड़ते हैं हमारी अनर्थ जो है जब हम किसी से बात करते हैं तभी या किसी से कुछ व्यवहार करते हैं तभी सामने आते हैं ना। अगर हम अकेले बैठे हैं तो हमारे काम, क्रोध, मोह, मद, मात्सर्य, लोभ तो कुछ कहीं पे दिखेगा ही नहीं। तो इसलिए जब हम व्यवहार में उतरते हैं समाज के साथ, लोगों के साथ, माता-पिता के साथ, दोस्तों के साथ और जो हमारे साथ लोग हैं, उन सब के साथ व्यवहार में ये अनर्थ हमें दिखने लगते हैं। तो वो व्यवहार में हमारी शुद्धि कैसे हो अ, और इम्प्रूवमेंट कैसे आए? इन विषयों पे अगर हम देखें तो इस आयु में हमें व्यष्टि, समष्टि, सृष्टि, परमेष्टि इन विषयों को भी लेके संबंध में जोड़ते हुए बच्चों के साथ कार्य करने चाहिए। ऐसे कई प्रोजेक्ट करने चाहिए जिससे कि नदियों के ऊपर, पहाड़ों के ऊपर क्या हो रहा है? पहाड़ों को क्यों तोड़ा जा रहा है? नदियों से क्यों बालू लिया जा रहा है घर बनाने के लिए? सीमेंट और चूने में क्या फ़र्क है? अ, अपने पर्यावरण को लेके अगर हम प्रकृति को लेके देखें तो कॉटन क्यों यूज़ करना है, प्लास्टिक क्यों नहीं यूज़ करना है? तो ऐसे कई हमें बच्चों के साथ में प्रोजेक्ट्स लेके उसके ऊपर काम करना चाहिए। घर में भी इसी प्रकार का व्यवहार रखना चाहिए कि हम प्लास्टिक ना यूज़ करें, थैले यूज़ करें, लेके जाएँ। छोटी-छोटी सी बात लगती है, जल वेस्ट ना करें, जितना ज़रूरी है उतना ही लें, बिजली नहीं बेकार की खर्च करें, बंद कर दें जब नहीं आवश्यक है। खाना किस प्रकार का हम बाहर जा रहे हैं, नहीं जा रहे हैं या घर में ही खा रहे हैं। किस प्रकार का पैकेजिंग है, किस प्रकार कहाँ का तो ये सभी बातें महत्वपूर्ण बन जाती हैं। एक रेगुलर एक घर के हिसाब से भी देखें और गुरुकुल के हिसाब से भी देखें। इन सब बातों पे विचार करके हमारे पाठ्यक्रम पद्धति, हमारी जो विषय वस्तु हैं, उन सबको कैसे हम लाएँ। कविताओं का और साहित्य का और गानों का विशेष हमें ध्यान रखना चाहिए इस आयु में क्योंकि जो हमारे हृदय की जो संवेदनाएँ हैं, जो मतलब लोगों के प्रति, समाज के प्रति, उसको कैसे हम कल्टीवेट करने लगे, इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट जो है वो आनंदमय कोश पे भी हम देखते हैं बाद में। पर ये काम मन जो कि बहुत चंचल है, उसके ऊपर जैसे गीता में भी भगवान से अर्जुन बोल रहा है कि मेरा मन इतना चंचल है कि उससे ज़्यादा सरल मुझे वायु को पकड़ना लगता है कि मन को मैं पकड़ पाऊँ। तो ये बात को समझना बहुत आवश्यक है कि हमारे हमारा सारा प्रयास जो है वो इस पे जाना चाहिए कि मन कैसे बच्चा काबू कर सके। थोड़ा आगे अगर हम बढ़ेंगे तो युवावस्था और विज्ञानमय कोश का सीधा संबंध है। किशोरावस्था में भी आखिरी के कुछ वर्ष को हम देखें तो विज्ञानमय कोश का वहाँ पर भी सीधा-साधा संबंध रहता है। तो तो इस समय में हमें क्या करना चाहिए कि बच्चा जो इसका केंद्र बिंदु है उसको हमें समझना चाहिए कि बच्चा सही निश्चय और निर्णय जीवन में ले सके। इसको विवेक कहा गया। कि सही प्रकार का निश्चय लेना आजकल बच्चे सबसे ज़्यादा अगर हम देखें इस आयु के बच्चे कन्फ्यूज़्ड रहते हैं। मुझे जीवन में क्या करना है? मेरे को किस दिशा में अपने जीवन को बढ़ाना है? ये कार्य करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? ये निर्णय लेना। तो अगर बच्चे के साथ हम काम करें कि वो निश्चय ले सके सही से कि हाँ, ये ऐसा ही है, ये ही है, ये सही है और मैं यही करूँगा या करूँगी। ऐसे ही निर्णय लेना कि मेरा मेरी स्वतंत्रता मेरे दायित्व बोध से रिक्त नहीं है। स्वतंत्रता मुझे चाहिए, इंडिविडुअलिटी मुझे चाहिए पर उसमें मेरा बाकियों के साथ क्या संबंध है? मेरा बाकियों के प्रति मेरे दायित्व मेरे क्या-क्या हैं? और इन सब को एक प्रकार से बैलेंस में देखना, इसीलिए धर्म की जो हम कहते हैं गद्दी है, वो विज्ञानमय कोश में है, विवेक में है। तो धर्म का ज्ञान होने लगना, सही जो करने लायक चीज़ है उसी को करना। बच्चे जब मुझसे पूछते हैं कि धर्म को सरल रूप में कैसे समझें? तो मैं यही बोलता हूँ कि जो करणीय कार्य है अ, अगर आपका मन नहीं भी कर रहा है करने को, उसको करना और जो अकरणीय कार्य है, आपका मन जितना भी उसको करने को कर रहा है और नहीं उसको नहीं करना, ये आपके लिए एक पैमाना बन सकता है कि धर्म ये है करके। तो
तो ये इ इसमें निर्णय और निश्चय दोनों ही विवेक का संबंध से ये बात हो रही है। अब ये कैसे इस पे कार्य किया जाए, उस पे डेप्थ में हम जा सकते हैं बाद में अलग किसी समय। पर उसको अगर हमें समझना है एक ब्रॉड तरीके से तो इसमें इस आयु में अ, मुझे जो लगता है कि रामायण, महाभारत की कथाएँ ऐसे लोगों के साथ रहना जो जिनमें विवेक है, क्योंकि उनसे उनके निर्णयों से, उनके व्यवहार से, उनकी बातों से, उनके संबंधों से बच्चा बहुत गहराई से सीखता है। और और जो हमारे विषय वस्तु है थोड़े इस आयु में थोड़े और उसमें परिवर्तन होता है। जैसे मॉडर्न में हम देखें तो मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट में अगर साइंस है, गणित है, ऐसे कार्य कारण भाव को समझें बच्चे कि इस वजह से ये हो रहा है। उस तरफ अगर हम बच्चों का ध्यान आकर्षित करें कि हर बात में थोड़ा वो गहराई से जाके विचार कर सोचने लगें कि ये हो क्या रहा है? क्यों हो रहा है? कैसे हो रहा है? इसको इसको आजकल हम ऑब्जर्वेशन स्किल्स कहते हैं, इसको आजकल हम एनालिटिकल संश्लेषण, विश्लेषण करने की क्षमताएँ उनमें डेवलप करना, लॉजिकल एबिलिटी पे काम करना। ऐसे कई बिंदुओं को लेके अगर हमारी विषय वस्तु तैयार हो, हमारा बच्चों के साथ में गुरुकुल में और घर में काम हो, तो उन पे बहुत असर पड़ता है। घर में घर के डिसीज़न मेकिंग में उनको इन्वॉल्व करना चाहिए। कि भई चलो आप ये घर का हमारा कोई मेहमान आ रहा है, कोई कहाँ रहेंगे, कैसे करेंगे, उनका उनके लिए क्या बनाया जाएगा, और उनको क्या पसंद है, कहाँ जाना है उनके साथ, कहीं पर बाहर घूमने जाना है, किसी अ, यात्रा पे जाना है, तो उसका प्लानिंग, घर का प्लानिंग। इस प्रकार से जब हम दायित्व बच्चे के कंधे पे देने लगते हैं और उनको इन्वॉल्व करने लगते हैं, तो अपने उनकी ये सब क्षमताएँ डेवलप होने लगती हैं। उसी प्रकार से गुरुकुल में भी अभी मेरे को पता चला पंजाब में कई 2-3 वर्ष पहले ही पता चला था पंजाब में एक ऐसा गुरुकुल है, ऐसा एक विद्यालय है जहाँ 2500 3000 से ज़्यादा लड़कियाँ पढ़ती हैं और उधर सिर्फ 5 ही आचार्य हैं। पूरे के पूरा उस गुरुकुल का संचालन, उसका देख-रेख, उसका सब कुछ करना, ये बच्चे ही देखते हैं। तो संभव है और पूरा समय पहले भी अगर हम देखें तो गुरुकुल ऐसे ही काफ़ी चलते थे कि जो सीनियर स्टूडेंट्स होते थे, जो बड़े हुए बच्चे हैं, वो आचार्यों की सहायता करते थे। गुरुकुल को संचालित करने में उसका पूरा देख-रेख में सब इसी प्रकार से। तो ये आयु में अगर हम देखें युवा अवस्था और किशोर अवस्था के जो आखिरी कुछ वर्ष हैं उसमें विज्ञानमय कोश पे इस प्रकार से विवेक पे बहुत कार्य किया जा सकता है। इससे बच्चों में आत्मविश्वास बहुत बढ़ता है। जब हम उनको एक्चुअल चीज़ों में इन्वॉल्व करते हैं, प्रोजेक्ट्स में, संचालन में इन्वॉल्व करते हैं। केवल थियरी सिर्फ दिया तो उनका ज्ञान अधूरा रह जाता है। थियरी भी आजकल तो वो भी नहीं दे रहे। हम लोग 20 वर्ष पूरे जो बच्चों के जाते हैं वो केवल गणित, विज्ञान और अंग्रेजी में ही बिताए जा रहे हैं। उसमें जीवन के अनुभव जो हैं कैसे विवेक का इससे डायरेक्ट संबंध है। समाज के साथ में व्यवहार को लेके डायरेक्ट उसका रिश्ता है। तो ये इन बातों पे अगर हम विचार करें युवा अवस्था और किशोरावस्था और विवेक के विषय को लेके, विज्ञानमय कोश के विषय को लेके, तो बच्चों के लिए ये बहुत लाभदायक सिद्ध होता है अम, आगे आगे चलते हुए। इसी प्रकार अब हम अगर देखें तो एक कोश जो रह गया वो है आनंदमय कोश। आनंदमय कोश पे काम तो बचपन से ही हो रहा है, गर्भावस्था से ही हो रहा है जैसे मैंने बोला चित्त पे संस्कार। उसी प्रकार शिशु अवस्था में भी संस्कार एक्सप्लिसिट भी और जो व्यवहार रूप में जो संस्कार जा रहे हैं, उनके तरीके से भी बच्चों के चित्त के ऊपर बहुत संस्कार होते रहते हैं और उनका डायरेक्ट रिलेशनशिप है उनके आनंदमय कोश के साथ। मनोमय कोश में भी अभी मैंने बताया आपको कि अ, किस प्रकार से जो विद्याएँ बच्चे सीख रहे हैं, उसमें जो बाल अवस्था में जो संयम उन विद्याओं के साथ में प्रैक्टिस किया गया या कलाओं का या कविताओं का या गीत का या प्रकृति के साथ संबंधों को लेके, रिश्तों को लेके माता-पिता के साथ उस पे जो काम किया गया वो उस बातों से जो आत्मीय संबंध बच्चों के बनते हैं अपने व्यष्टि
समष्टि, सृष्टि और परमेष्टि के साथ, उससे जो हृदय के गुण विकसित होते हैं, जैसे भय नहीं होना, प्रेम से संबंध स्थापित करना, आत्मीय संबंध रखना, प्रकृति के साथ, भगवान के साथ, हमारे आस-पास जो लोग हैं उनके साथ, इस प्रकार श्रद्धा रखना, लोगों में विश्वास होना, ये सभी जो गुण हैं, सत्य के पथ पे चलना, ये सभी गुण जो हैं ये हृदय के गुण कहे जाते हैं और इनका इन्हीं से हमें पता चलता है कि आनंदमय कोश में बच्चा कैसे विकसित हो रहा है। और ये जो आनंदमय कोश का विषय है ये तो ये अंतःकरण में भी अगर हम देखें तो ये विज्ञानमय कोश के परे का विषय है। तो इसको आप अनुभूति क्षेत्र भी कह सकते हैं, इसको आप समझ नहीं सकते क्योंकि समझ जो है वो तो विज्ञानमय कोश का विषय है। इसमें आप केवल इसको आप अनुभव कर सकते हैं अगर आप में आनंदमय कोश में वो गुण है, वो विकसित हुए हैं, तो आप दूसरे के आनंदमय कोश में जो विकसित हुआ है, उसको समझ सकते हैं। ये इसका रिश्ता बोध से भी है, जो हम लोग बात करते हैं ना कि अदिति, बोध और अभ्यास, प्रयोग और प्रसार, उसमें अधिकतर हम देखेंगे तो बोध के विषय में थोड़ा-सा कन्फ्यूज़न या तो समझ में ना आने वाला विषय है, वो सत्य भी है क्योंकि बोध को आप समझ नहीं सकते। वो अनुभूति क्षेत्र है और आनंदमय कोश से और युवा अवस्था से डायरेक्ट संबंध भी है। अगर उस पे काम पिछले जो अवस्थाएँ हैं उस पे अच्छे से हुआ है और इस प्रकार से हम बच्चे के साथ रहे हैं, गुरुकुल में और घर में, तो काफ़ी संभावना है कि बच्चे के हृदय में ऐसे आत्मीय संबंध पैदा रखने के उसके भाव हो और इस प्रकार के उसके रिश्ते हों। तो ये अगर हम सारी बातें ध्यान रखें, पाँचों कोश और अवस्थाओं को लेके, तो पाठ्यक्रम, पद्धति, विषय वस्तु, उस जगह का जो एनवायरनमेंट है, वातावरण, कहाँ हम गुरुकुल कर रहे हैं या कहाँ बच्चा बड़ा हो रहा है, किस प्रकार के घर में बड़ा हो रहा है। अपार्टमेंट में बड़ा हो रहा है जहाँ सीमेंट और कंक्रीट के बड़े-बड़े डब्बे हैं या ऐसी जगह में जहाँ बहुत पेड़-पौधे हैं, जानवर हैं, लोग हैं जिनके साथ बात कर सकें। आजकल तो हम बिल्कुल डिस्कनेक्ट रहना चाहते हैं। एक कमरे के अंदर बस आप लैपटॉप दे दो और मोबाइल फ़ोन दे दो तो बच्चे के लिए बहुत हो गया करके। तो ये कितना हानिकारक हो सकता है क्योंकि किसी भी प्रकार के उसके संबंध नहीं डेवलप होते, उस कारण से मनोमय कोश पे, विज्ञानमय कोश पे और आनंदमय कोश पे कुछ काम ही नहीं हो पाता है। और तो छोड़िए अपने स्वास्थ्य की ही कितनी क्षति हम कर बैठते हैं क्योंकि एक ही जगह बैठे-बैठे घंटों-घंटों मोबाइल फ़ोन और लैपटॉप पे ही बस काम चल रहा है। ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं। खाना भी हम लोग मोबाइल फ़ोन देख के बच्चों को खिलाते हैं, टेलीविज़न दिखा के खिलाते हैं। तो ये सब का जो हानि है हम देख सकते हैं इस तरीके से कि कितनी हानि तो दूर की बात, उस पे विशेष ध्यान देके हमें डेवलप करना चाहिए। और इन सब बातों को अगर हम ख़्याल रख के हमारा ये जो भी तरीका है, वो डेवलप करें तो बच्चे के संपूर्ण विकास में बहुत लाभदायक होता है, जिसको हम समग्र विकास का पहला मैं तो कहूँगा सोपान बोलेंगे व्यष्टिगत विकास। इसी में ही बाद के भी सम्मिलित हैं एक प्रकार से, अगर हम देखें तो समाज के साथ अगर हम देखते हैं समष्टिगत विकास, फिर सृष्टि के साथ सृष्टिगत विकास और परमेष्टिगत विकास भी सम्मिलित है। और अगर हम इस प्रकार से कर पाएँ तो समग्र विकास पा सकते हैं। मैं अपनी बात यहीं पे रोकूँगा अभी। किसी को कोई इसमें प्रश्न है तो हम उस पे और बात कर सकते हैं। मेरा एक प्रश्न नहीं है शायद, बट जब हम आनंदमय कोश की बात करते हैं तो हमारी पहले भी चर्चाएं हुई हैं कि मनोमय कोश और आनंदमय कोश को बांधने के लिए, एकाग्र करने के लिए कलाओं का बहुत महत्व है और इसीलिए कलाओं को सिखाना और
शास्त्रीय पद्धति से सिखाना, ऐसा हम बोलते भी हैं। अगर हमारा एंड गोल आत्म तत्व की जो अनुभूति की जो हम बात करते हैं, अगर वो रहना है, मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि जब हम अपने गुरुकुलों की बात करते हैं और पाठ्यक्रम की बात करते हैं, अध्ययन पद्धति की, अध्यापन पद्धति की बात करते हैं, और जब कभी हम इसको कंपेयर करते हैं, जैसे विवेकानंद जी को अनुभूति हुई, रामकृष्ण परमहंस के माध्यम से उनको अनुभूति हुई, तो प्रश्न मन में यही आता है कि ये अनुभूति तक पहुंचना इज इट डिपेंडेंट ऑन कि हमारे मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश कितने डेवलप हैं, और अगर नहीं है तो वो जो एक प्रक्रिया हुई, वो जो एक माध्यम हुआ उन दोनों के बीच में, उनको जो अनुभूतियां हुई वो एक प्रोसेस, मैंने ऐसा मैं समझता हूँ, लीनियर प्रोसेस के थ्रू नहीं, लीनियर जैसा तो नहीं दिखता है, लेकिन बोलने के लिए बोल रहा हूँ कि वो प्रोसेस से मैंने उनका मनोमय कोश डेवलप हुआ, फिर उनका विज्ञानमय कोश डेवलप हुआ, फिर उनको अनुभूति हुई, ऐसा प्रोसेस तो नहीं रहा उनका। तो प्रोसेस एक रूप में शॉर्टकट कह लें या डायरेक्ट प्रोसेस रहा, ऐसा भी देखने में आता है। उन्होंने तो कोई कलाओं में मैंने को माध्यम नहीं बनाया। तो वो एक जो डिफरेंस है, और पहला वो, और दूसरा ये जो सभी डेवलपमेंट के प्रोसेस हैं, अंततोगत्वा हमको अनुभूतियों की ओर ले जाए, माने उस दिशा में हम कैसे प्रयास करें, उस पे कुछ आप। जी, मैंने गोल हमारा क्लियर है, ये उस गोल के लिए ही हम ये जो सब कर रहे हैं, वो उस गोल तक पहुंचने के लिए ही कर रहे हैं, जी, उसमें कुछ बात रखें। जी। तो इसमें विशेष रूप से कुछ बातें जो ध्यान रखने वाली हैं कि पुरुषार्थ की भी जब हम बात करते हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की, तो हम मोक्ष के पीछे नहीं भागते हैं। हम धर्म के पीछे भागते हैं। तो हमारा जो व्यवहार है, हमारा जो आचरण है, हमारा जो सीखना है, वो धर्म अनुसार होना चाहिए। तो अर्थ और काम जो है हमारा धर्म अनुसार होना चाहिए। तो उसी प्रकार से अगर हम देखें तो अ, तो लीनियरिटी हुआ या कृपा शक्ति हुई, इस पे भी हम लोग उतना नहीं सोचते, क्योंकि अ, अनुभूति का जो क्षेत्र है वो होता है। उसको हमें ऐसा नहीं करना है कि जैसे उसके पीछे भागना है। जो शिशु अवस्था में जो संस्कार अपने आप हो रहे थे, उस पे हम आनंदमय कोश की जब हम बात करते हैं, युवावस्था की बात करते हैं या किशोरावस्था की बात करते हैं, तो हमें उसके लिए स्पेशली कुछ करना चाहिए जिससे कि आनंदमय कोश विकसित हो। कैसे करना चाहिए? इसी रूप में करना चाहिए। कुछ करके ही व्यक्ति को जीवन के जो सीखने को मिलता है, किसी कर्म के थ्रू, किसी व्यवहार के थ्रू ही अनुभूतियों का एक प्रकार से साक्षात्कार होगा। क्योंकि बिना किए हुए कभी भी अनुभूति नहीं मिल पाएगी आपको। तो इसीलिए जब हम बोलते हैं कि सुनना, समझना, मानना, करना और फिर अनुभूतियाँ और अनुभव प्राप्त होता है। अभी अनुभव अलग क्षेत्र है, अनुभूति अलग क्षेत्र है, पर फिर भी करेंगे नहीं तो अनुभव कैसे मिलेगा? करते-करते अनुभव होते-होते ही अनुभूतियाँ आने लगती हैं। तो उसमें लिनियरिटी भी है और उसमें कृपा शक्ति भी है। आचार्य की कृपा हुई तो बिना लिनियरिटी के भी आपको अनुभूति मिल सकती है। भगवान की कृपा हुई तो बिना लिनियरिटी के भी अनुभूति मिल सकती है। पर अगर
उस कृपा की हम इच्छा नहीं, मतलब उसकी इच्छा कर सकते हैं पर उसकी हम वेट नहीं कर सकते, क्योंकि वो कृपा फिर नहीं रहेगी। कृपा का मतलब ही है जो बिना मांगे कब मिलेगी, किसकी कृपा से मिलेगी, तब मिलेगी। अ, अ, तो ऐसे कई उदाहरण हैं जिसमें लिनियरिटी भी आप देखेंगे। अभी विवेकानंद जी अगर हैं, और अगर हम श्री अरबिंद को भी देखें, ऐसे कई उदाहरण हैं जहाँ लिनियरिटी भी आप देखेंगे। ऐसा नहीं है कि वो सडनली उनको, उनका उसके पूर्व काल में तपस्या भी रही, उन्होंने ज्ञान साधना में समय बिताया, उन्होंने अपने धर्म पालन में श्रम जो है कार्य किया। होते होते उनको ऐसी कृपा भी मिली, भगवान की कृपा मिली, गुरु की कृपा मिली कि तो वो पात्र पहले बने। वो पात्रत्व कैसे हम प्राप्त करें? ये पात्रत्व प्राप्त करने का तरीका है कि अपने कोशों पे और अपनी आयु के हिसाब से हम कार्य करें। और वो पात्रत्व जब हमें प्राप्त होता है, उस पात्रत्व प्राप्त होने के कारण कृपा हमें प्राप्त होती है, गुरु की और भगवान की कृपा, जिससे ये अनुभूतियाँ हमें मिलती हैं और जिससे मोक्ष प्राप्त होता है। अब केवल हम बैठ के केवल हम बैठ के आध्यात्मिक डायमेंशन पे बात बात या काम नहीं कर सकते। हम जो दिन दर दिन काम कर रहे हैं उसमें अध्यात्म है। जिस प्रकार से हम विद्या सीख रहे हैं उसमें अध्यात्म है, जिस प्रकार से हम कला सीख रहे हैं उसमें अध्यात्म है, जिस प्रकार से हम भोजन बना रहे हैं, खा रहे हैं, उसमें अध्यात्म है। हमारे व्यवहार में अध्यात्म नहीं है तो हमारे ज्ञान में अध्यात्म कैसे आ पाएगा? तो ज्ञान और व्यवहार जिसको हम कहते हैं, दोनों में हमारे इच्छा, क्रिया और ज्ञान, तीनों में अध्यात्म का हमें अनुभव और अनुभूति प्राप्त होनी चाहिए। तो सिर्फ बैठे हुए अगर हम ज्ञान की ही साधना कर रहे हैं, तो और व्यवहार में उसको हम नहीं ला पा रहे हैं, तो अधूरापन है। तो इसीलिए जब हम बात करते हैं कि प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, और ये जो बाल अवस्था, शिशु अवस्था और किशोर अवस्था और युवा अवस्था, इसमें करते-करते हमें इन बातों का की अनुभूतियाँ होनी चाहिए, और वो होती हैं। अनुभूति बहुत आप ऐसा आप मान मतलब आपको भी हो ही रही होंगी, मेरा मानना है, पर बहुत छोटी-छोटी बातें भी ऐसी जो एकदम कनेक्ट हो जाती हैं, जिसको कहते हैं इंटीग्रेट होने लगती हैं अंदर, तो वो उसको आप अनुभूति क्षेत्र बोलते हैं। और ये ज़रूरी नहीं है कि बहुत बड़ी होनी चाहिए कि गुरु ने अपनी कृपा दी तभी अनुभूति है। छोटी-छोटी अनुभूतियाँ जो हैं वो होती ही रहती हैं निरंतर, जब आप इस प्रयास के पथ पे चल रहे हैं। और वो अनुभूतियाँ जुड़-जुड़ के ही आपके जीवन का पूरा एक प्रकार से जो आनंदमय कोश है वो विकसित होते रहता है। तो लिनियरिटी भी है और कृपा शक्ति भी है, दोनों ही है इसमें। और हमारे हाथ में लिनियरिटी है, उस पे हम ध्यान देंगे, और ज्ञान ज्ञान के क्षेत्र में, कर्म के क्षेत्र में, और अपनी भावनाओं के क्षेत्र में, भक्ति के क्षेत्र में, सब में अपने आप को आगे बढ़ाते रहेंगे। फिर कृपा जब मिलेगी तो गाड़ी आगे बढ़ती है। मेरा ऐसा मानना है मनु जी। मुझे कभी कभी लगता है कि ये जितने भी हम ये महापुरुष हैं जिनको हम आदर्श पूजते मानते हैं, हैं, आदर्श महाजन मानते हैं, महाजन हाँ। मानते हैं, हाँ। हाँ, तो उनकी जब कभी हम ऑटोबायोग्राफी या जीवनी लिखें, दोबारा से हमको लिखना चाहिए पंचकोश के कॉन्टेक्स्ट में हुँ, कि मैंने जब उनको अनुभूतियां हुई, तो ऑब्वियसली जैसे आप बोल रहे हैं विवेकानंद जी के प्री प्रिपरेशन रही है। हाँ, जब तक आप वो अनुभूति लेने में सक्षम नहीं होंगे तब तक वो कृपा भी वो गुरु को मालूम है नहीं दे सकते, क्योंकि आप उसको ले नहीं पाएंगे। पात्रत्व ही तो नहीं ये, है। हुँ, हाँ, तो ये जो जर्नी रही किसी की, किसी भी ऐसे आदर्श की, तो उनके कोशों की अवस्था कैसी रही, और वो पूर्व जन्म से मिली कि इस जन्म में उस पे काम हुआ, और किस रूप में काम हुआ ताकि वो जो पात्रता है वहां तक पहुंचे। फिर या तो गुरु कृपा हुई या अपने आप अनुभूति हुई। मुझे लगता है कि ऐसा हमको पता नहीं ऐसा कुछ काम हुआ है कि नहीं, पर एक रिसर्च का विषय तो हो सकता है कि ऐसा हम ऐसा एक मैपिंग स्टैब्लिश करें ताकि जो जो भी हम पंचकोश को आधार मानकर और किस रूप में उसको विकसित करना है और किस दिशा में लेके जाना है, उसका एक रेफरेंस हम ऐसा कुछ बना सकें तो
हाँ ज़रूर। हम पात्रत्वता कैसे हुई? ऑटोबायोग्राफी में जनरली लोग कई चीज़ें ऐसे मेंशन करते ही हैं, पर हाँ, ऐसा हमारी एटलीस्ट आँखें खोलेंगे और इस प्रकार की बातों को उस जीवनी में देखने का प्रयास करेंगे तो शायद कदाचित दिखने भी लगेंगी, ये बातें। जी। जी। अ, और किसी को कोई प्रश्न है? या तो 10 मिनट है, ताई से हम लोग सुन लेते हैं। ताई, आप कुछ बताना चाहेंगे इस विषय में? मुझे लगता है ये विषय पे आप बातें भी बहुत अच्छे से रखती हैं और बताती भी हैं। आपके कई प्रवचनों में और टॉक्स में जी, आज की जो प्रस्तुति हुई उसमें बहुत ही सुंदर बातों का समन्वय हुआ। यानी तैयारी भी अच्छी थी, अध्ययन अच्छा है, चिंतन अच्छा है, समझ अच्छी बनी है, और प्रत्यक्ष आप गुरुकुल में काम भी करते हैं, इसलिए व्यवहार के साथ इसका संबंध कैसा है, इसकी समझ जो विकसित हुए उसकी भी झलक दिखाई दी। इसलिए प्रस्तुति की दृष्टि से तो बहुत ही अच्छा रहा, ऐसा हम कह सकते हैं। अब ये जो विषय है, ये विषय बहुत अधिक विस्तार से और गहराई से हम सबको समझने की आवश्यकता है, और इसलिए आयु की हर अवस्था, पांचों कोशों का स्वभाव और व्यवहार, ये सारे बड़े बड़े मुद्दे हैं। और मनोमय और आनंदमय, इन दोनों में क्या अंतर है, कैसी सूक्ष्मता है उस अंतर की, ये सारा बहुत ही महत्वपूर्ण और रस आए ऐसा विषय है। तो इसको विस्तार से समझना चाहिए, इसके सूत्र हमें इसमें से मिलते हैं। अभी मनु जी ने जो प्रश्न उठाए ये बहुत महत्वपूर्ण है। मुझे ऐसा लगता है कि हमारा जो शिक्षा क्रम होता है 20 वर्ष की आयु तक का, 22 वर्ष की आयु तक का, उसमें हम करने में अधिक समय बिताते हैं, होने में भी समानांतर रूप से उतना ही समय बिताना चाहिए। माने बुद्धि के बारे में बोलना, समझना और बुद्धिमान होना, इन दोनों में अंतर है। अभय के बारे में, प्रेम के बारे में, स्वतंत्रता के बारे में बोलना, समझना, पढ़ना, चर्चा करना, इसमें और अभय होना, माने भयभीत नहीं होना, प्रेम पूर्ण होना, स्वतंत्र होना, इसमें बहुत अंतर है। और इस कारण से मैंने हमारी जो गुरुकुल पद्धति थी उसमें योगाभ्यास का अत्यंत महत्व था। आज हम जाने अनजाने योग को एक तो थियरी के रूप में समझते हैं, और व्यवहार हुआ तो फिर आसन प्राणायाम इसके ऊपर ही अधिक जोर आता है। प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, ये विषय तो जैसे हमारे अछूते ही रह जाते हैं। यम और नियम इंटीग्रेट अन्य गतिविधियों में होते हैं अनकॉन्शियसली, उसके बारे में जागरूक हुए बिना, परंतु अन्य गतिविधियों में या अन्य व्यवहारों में रिफ्लेक्ट तो होते हैं, परंतु ये तो उतनी मात्रा में नहीं। तो हम योग को एक विषय के रूप में भले ही समझते हों, परंतु जो व्यक्तित्व का होना है उसका एक इंटीग्रल पार्ट योगाभ्यास ये हमेशा रहा है। एक इसके ऊपर विचार करना। दूसरा, ये पूरा का पूरा विषय है वो भारतीय मनोविज्ञान का विषय है, इसलिए हमारा मनोविज्ञान का जो पाठ्यक्रम है, शिक्षा क्रम है, उसके बारे में स्वतंत्र रूप से विचार करना चाहिए। ये मनोविज्ञान इन जनरल और शिक्षा मनोविज्ञान,
जिसमें ज्ञानार्जन होता कैसे है, ज्ञानार्जन के कारण कौन से हैं, आदि आदि सारी बातें आती हैं। इसकी चर्चा हमें कभी अच्छी तरह से करनी चाहिए। अर्थात ज्ञानार्जन के कारण, ज्ञानार्जन प्रक्रिया, ये सारे विषय तो हमारी ग्रंथमाला में आए भी हैं, परंतु ये जो योगाभ्यास वाला विषय है ग्रंथमाला में उतना नहीं आया जितना योग का हम स्वतंत्र रूप से अध्ययन करें तब आता है। तीसरा एक महत्वपूर्ण फैक्टर जो है, विनोबा भावे ने शिक्षा विचार नाम के अपने ग्रंथ में लिखा है। मैं उसका पहले उसका एक है कि 16 वर्ष की आयु तक ज्ञानार्जन के कारणों का विकास, अर्थात उनका सामर्थ्य प्राप्त करना, उसके लिए शिक्षा होती है। ग्रंथमाला में भी आया है कि 16 वर्ष की आयु तक विषय ये तो साधन होते हैं, विकास ही साध्य होता है। माने बुद्धि विकास, मनोविकास, इंद्रिय विकास, शारीरिक क्षमताओं का विकास, ये सारी बातें 16 वर्ष की आयु तक। जैसे कभी अंग्रेजी में उदाहरण सुना है कि आपको कुल्हाड़ी से पेड़ काटना है तो आपकी 70% एनर्जी तो कुल्हाड़ी की धार तीक्ष्ण करने में जानी चाहिए, और बाद में 30% एनर्जी का प्रयोग करके आप उस कुल्हाड़ी से पेड़ काट सकते हैं। 100% आपने पेड़ काटने में ही शक्ति लगाई और उसकी कुल्हाड़ी की धार ही तेज नहीं है तो आपके 100% एनर्जी का भी कोई उपयोग नहीं होगा। उसी प्रकार से 16-17 वर्षों तक सभी कोशों का विकास, माने उसके सामर्थ्य का विकास, ये मुख्य है। और बाद में विषयों का ज्ञान ऐसा है, तो ये दोनों साथ साथ में चलते हैं। अब विकास हो सके उस प्रकार से और बाद में विषय वस्तु के रूप में भी काम आ सके, ऐसे दोनों बातों को ध्यान में रखकर, और फिर व्यक्तिगत विकास और परमेष्टिगत विकास दोनों बातों को एक साथ में ध्यान में रखकर, ऐसे 3 बातों को जोड़कर हमारा शिक्षा क्रम बनना चाहिए। इस ओर हमें विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। आज के कथन से तो हमें ये ध्यान में आता ही है, आयु की हर अवस्था के अनुसार अध्ययन पद्धति बदलती है, ये भी इसे ध्यान में आता है कि जो सामर्थ्य प्राप्त करना है उसके अनुरूप हमारा शिक्षा क्रम होना चाहिए। तो इसलिए शिशु अवस्था में जो अध्ययन पद्धति होती है वह किशोर अवस्था में नहीं होती, युवावस्था में जो होती है वो बाल अवस्था में नहीं होती। ये तो अपने आप ही समझ में आने वाली बात है। इसलिए ये तीसरा मुद्दा हुआ। चौथा है, आपने रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद, रमन महर्षि आदि की अनुभूति की बात की, तो ये उसमें एक फैक्टर और जुड़ता है, पूर्व जन्म में कितनी तैयारी हुई है। वह तैयारी इस जन्म में जन्मगत पोटेंशियल के रूप में साथ में आती है और इट बिकम्स द स्टार्टिंग पॉइंट, वही प्रस्थान बिंदु बनता है। माने एक स्तर से ही विकास होता है। दूसरा, तो ये इस फैक्टर को हमें ध्यान में लेना चाहिए। वो हर छात्र का पोटेंशियल हमें अलग से दिखता ही है, उसका कारण भी यही है। और भारतीय मनोविज्ञान का ये महत्वपूर्ण सिद्धांत है, पूर्व जन्म के संस्कार और जन्म जन्मांतर का दर्शन हमारा, ये तो इसमें जाएगा ही जाएगा। परंतु रामकृष्ण परमहंस के बारे में एक ऐसा मैंने उक्ति पढ़ी थी कि स्वामी विवेकानंद और रामकृष्ण परमहंस, इन दोनों में हमें स्वामी विवेकानंद बुद्धिमान अधिक, बुद्धि के क्षेत्र में विहार करने वाले अधिक लगते हैं, और रामकृष्ण परमहंस भक्ति के क्षेत्र में, माने भावना के क्षेत्र में विहार करने वाले अधिक लगते हैं। परंतु यदि सूक्ष्मता पूर्वक
पढ़ा या अध्ययन किया तो स्वामी विवेकानंद वास्तव में भक्ति भावना पूर्ण अधिक थे और रामकृष्ण परमहंस दिखते थे भक्त परंतु थे ज्ञानी। तो ज्ञान मार्ग और भक्ति मार्ग ऐसे हमारे विभिन्न मार्ग भी तो बताए हैं। कर्म मार्ग हैं, ज्ञान मार्ग हैं, भक्ति मार्ग हैं और योग मार्ग हैं। ऐसे चारों जो मार्ग हैं उन चारों का समन्वय किस प्रकार से होता है, वो पूरा व्यक्तित्व उसकी बनावट कैसी है उसके साथ संबंधित होता है। तो इस प्रकार का हमारा व्यक्तित्व का अध्ययन हमारे छात्र का या अपने आचार्यों का या अपने आसपास के लोगों का ये भी करना ये महत्वपूर्ण विषय तो है ही। इसलिए ऐसी सारी अनुभूति की बात की और दो फैक्टर, माने ये बहुत बड़े बड़े विषय हैं, मैं केवल सूत्र ही बता रही हूँ। कोई समाधि अवस्था तक पहुंच जाता है परंतु उसका अन्नमय कोश का विकास यदि नहीं हुआ है या अन्नमय कोश का सामर्थ्य नहीं है तो वह समाधि अवस्था में अनुभूति संपादन करने के बाद भी बीमार रहता है। और ये हम देखते हैं स्वामी विवेकानंद अनेक प्रकार की बीमारियों से ग्रस्त थे। हाँ, वो ओवर पावर करते थे, सब कुछ ओवर पावर करते थे परंतु ऐसा तो था। तो कई बार इंटीग्रल डेवलपमेंट की ओर नहीं ध्यान जाता है तो फिर ऐसा डिस्कॉर्डेंस जिसको कहते हैं वैसा भी दिखाई देता है। परंतु मुख्य केंद्रवर्ती इनके विकास का कौन सा स्थान है, प्लेसमेंट कैसा है, विकास का स्वरूप कैसा है, इसमें बाकी सारी बातें गौण हो जाती हैं। कितने ही महापुरुषों के उदाहरण देखते हैं कि वे भांग भी पीते थे और नशा भी करते थे और ऐसा सब करते थे। ये सब क्या है? तो हमें वो जो अनुभूति वाला क्षेत्र है वो बहुत ही हमें डिस्कॉर्डेंस पूर्ण ऐसा लगता है। तो ये विषय जरा अधिक विस्तार से और यदि हमारी जिज्ञासा है तो वास्तव में इनको एनालिटिकल पद्धति से और फिर संश्लेषण करके समझने चाहिए। ऐसे तो हैं। अनुभूति की बात जब होती है तो उसके लिए योगाभ्यास अनिवार्य है। ये इंटेलेक्चुअल डिस्कोर्स से अनुभूति नहीं होती। इंटेलेक्चुअल डिस्कोर्स में हम शायद कम भी पड़ जाए तो भी योगाभ्यास यदि है तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। साथ में अनुभूति के लिए होना, जो मैंने कहा निस्वार्थ सेवा, निष्काम कर्मयोग, ये जो बातें हैं वो जब तक नहीं आती तब तक तो अनुभूति की संभावना इतनी नहीं होती। तो संगीत की उपासना करने वाले सभी को अनुभूति नहीं होती, जबकि वे बहुत अच्छे गायक होते हैं तो भी नहीं होती। तो इसमें अनुभूति होने में कोई अन्य फैक्टर्स जाते हैं, तभी हृदय के गुणों का विकास हम कहते हैं। तो ऐसे ये जो पंचकोश हैं वे और आयु की अवस्था, इनको जरा अधिक गहराई से इंटीग्रल वे में हमें समझने की आवश्यकता है। हमारा जो आज तक का अपने अपने क्षेत्र का शिक्षा क्रम रहा है उसमें इन बातों का कहीं समावेश ही नहीं हुआ। भले ही दर्शन शास्त्र पढ़े हो या इंजीनियरिंग पढ़े हो या मेडिकल साइंस पढ़े हो या समाज शास्त्र और अर्थशास्त्र और ये सब पढ़े हो, कोई भी विषय पढ़े हो, तो भी इन सारी बातों का उसमें कहीं समावेश ही नहीं होता, कहीं इंटीग्रेट होते ही नहीं है। इसलिए हमें ये बातें आज का हमारा जो विषय है उसका जब प्रारंभ हम करते हैं ग्रंथमाला के अध्ययन में तो बहुत ही प्राथमिक स्वरूप का होता है। इसमें आगे बढ़ने के लिए हमको जो जिस गहराई से अध्ययन करना चाहिए उसके लिए कदाचित समय नहीं मिलता है।
क्यों? ये कोई ब्रह्मचर्याश्रम में हम अध्ययन नहीं कर रहे हैं कि हम 24 घंटे उसी के पीछे लगे रहे। हमारा कार्यक्षेत्र तो अधिक कॉम्प्लिकेटेड और अधिक जिसको कहेंगे कि दुन्यवी है, माने जगत के व्यवहार के साथ संबंध। हम सब गृहस्थाश्रमी हैं, हम सब कार्यक्षेत्र में अत्यंत व्यस्त हैं, इसलिए उतना हम उसके ऊपर कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते। नहीं तो ये बातें बहुत महत्वपूर्ण, बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत गहरी ऐसी भी हैं। अगर आज के विषय को सुनने के बाद ऐसी जिज्ञासा हमारे बुद्धि में जागृत होती है, तो हम इस विषय पर आगे अध्ययन भी कर सकते हैं। अभी इतनी ही बातें। इसमें एक बात मन में आई है, अभी हाँ आप जैसे जी। ज्ञान मार्ग, भक्ति मार्ग, कर्म मार्ग हाँ ऐसा हाँ आप बोल रहे थे। हाँ तो हाँ जब हम बच्चों को, मैंने मुझे ऐसा लगता है कि हमारा जो फ्रेमवर्क है, पंचकोश का जो हाँ फ्रेमवर्क है, वो हाँ कर्म योग के आधार पर ज्यादा है। मान लीजिए हाँ। हमारे गुरुकुल में कोई भक्ति योग का पथिक आ गया, हम्म हाँ, हम्म। मैंने उसको उसको डील करने का तरीका, वो हमारे पूर्व जन्म से मैं भक्ति योग में या हाँ भक्ति समझ की गए। ओर ज्यादा हाँ हूँ, है ना। हाँ या हाँ कोई शंकराचार्य जैसा कोई बच्चा आ गया, हाँ, हाँ। जिन्होंने मैंने कितने छोटे आयु में ही संन्यास्त हम्म, आश्रम लिया, और मैंने हाँ ज्ञान के, तो हमारा जो फ्रेमवर्क है शायद वो कर्म योग आधार पर ज्यादा है। लेकिन हाँ। ज्ञान योग और भक्ति योग वाले बच्चे आ गए, मैंने हम्म, उनको कैसे डील करना है, हम्म, वो भी एक इंटरेस्टिंग थॉट होगा कि, हाँ और ये बहुत। वृत्ति आइडेंटिफाई करने में जब हम बोलते हैं कि ये बच्चा किस दिशा में जाना चाहता है, मुझे हाँ, लगता है कि ये जो ज्ञान भक्ति कर्म योग का जो फ्रेमवर्क है, इसका हम्म, इंटीग्रेशन भी एक इंटरेस्टिंग बहुत बहुत मैंने। नहीं। योग योग तो अंडरलाइंग फैक्टर है। हम्म योगाभ्यास जो है वो अंडरलाइंग फैक्टर है। और हम जो कर्म कर्म मार्ग बोलते हैं ना, वो क्रियात्मक नहीं है। माने काम करते दिखना, काम करना माने वस्तुएं बनाना, निर्माण करना, स्वच्छता करना, और हाथ की कुशलता, पैरों में गति, उसकी कुशलता, ये कर्म करते रहना। माने कोई फर्नीचर बना रहे हैं, कोई वस्त्र बना रहे हैं, कृषि कर रहे हैं, ये हम कर रहे हैं ना काम, ये वह कर्म योग नहीं है। कर्म योग का संबंध मन से और हृदय से है। अटैचमेंट। सबसे ज्यादा मन और हृदय से है। निष्काम होना ये कर्म योग का केंद्रवर्ती सार सूत्र है कि आसक्ति कितनी है उसमें, स्वार्थ कितना है, कितना कम होते जा रहा है, इसके साथ संबंधित है। इसलिए उसका भी, जिसको हम योग कहते हैं, उस योग के साथ सीधा संबंध है। तो सेवा के साथ सीधा संबंध है। कर्म मार्ग वो नहीं है, क्योंकि जिसको हम सामान्य रूप से कहते हैं कि हाथ से काम करना, दौड़ना, भागना, दिन भर व्यस्त रहना, ये नहीं है। ज्ञान मार्ग भी इंटेलेक्चुअल डिस्कोर्स ये नहीं है। ज्ञान मार्ग मैंने हम इसको बहुत एम्पिरिकल और बहुत मैकेनिकल बना देते हैं। तो इसको सूक्ष्म बनाने के लिए एम्पिरिकल और मैकेनिकल है ना, ये अन्नमय प्राणमय की सारी लीला है। तो हम उधर रह जाते हैं, स्थूल शरीर में रह जाते हैं। सूक्ष्म शरीर में जब इन्हीं बातों को ले आते हैं, तब जाकर उधर का ज्ञान योग भक्ति योग में जो योग है उसकी संभावनाएं बनती है। और वास्तव में जो सबसे बड़ा विषय है कि मनुष्य का पूर्ण व्यवहार अंतःकरण से प्रेरित होता है, तभी उसको मनुष्य कहते हैं। अन्नमय प्राणमय से प्रेरित होना ये प्राणी अवस्था तक पहुंचने की बात है। उनके सहज रूप से अन्नमय प्राणमय से ही प्रेरित होते हैं। पंचमहाभूत तो शुद्ध अन्नमय का ही विस्तार है।
परंतु वनस्पति और प्राणी अन्नमय और प्राणमय में व्यवहार करते हैं, जबकि मनुष्य स्थूल शरीर का तो माने अन्नमय प्राणमय का तो साधन के रूप में उपयोग करते हैं, परंतु उनका विश्व जो है वह मनोमय, विज्ञानमय, आनंदमय का है, सूक्ष्म शरीर का है। ये भी एक महत्वपूर्ण विषय है, तभी तो वो मनुष्य है, नहीं तो प्राणी। बेसिकली अन्नमय प्राणमय ये तो प्राणी जगत की फैकल्टीज हैं, वो तो प्राणी में और मनुष्य में समान ही है। आगे की जो बातें हैं वो मनुष्य स्पेसिफिक हैं। तो मनुष्य का जगत प्राणी जगत से अलग क्यों है? अलग इसी मामले में है कि अंतःकरण सक्रिय है, अंतःकरण सारे जीवन के व्यवहार का स्रोत है, इसलिए है। इस मुद्दे को अभी हमारे ज्ञान क्षेत्र में अभी इसको अंडरलाइंग फैक्टर करके नहीं विचार में लाया गया है, इसलिए वो एक सीधा सीधा हम कहते हैं ना एम्पिरिकल अध्ययन होता है। और उसका कारण भी मैंने बताया कि गृहस्थों को नॉन तेल की भी चिंता रहती है, घर संभालने की भी रहती है, अर्थार्जन की भी रहती है, और हम जैसे लोगों को विद्या क्षेत्र चलाने की भी तो रहती है साथ में। तो ऐसी सारी बातों में जो गुरुकुल में अध्ययन होना चाहिए वैसा अध्ययन तो हमारा हुआ नहीं है। इतनी सारी बातें एक साथ करनी है, तो कंप्यूटर वाले तो इसको मल्टीटास्क ऐसा कहते हैं, परंतु उसमें हम खींचे जा रहे होते हैं, ऐसा है। इसमें एक सिर्फ बात मैं छोटी सी जोड़ना चाहूँगा। मनु जी से जैसे आप बताए कि क्रिया सामने दिखती है ज़्यादा, इसीलिए हम उसको से जोड़ते हैं। और रामायण का अध्ययन, महाभारत का अध्ययन जो है, फिर उत्सव किस तरीके से मनाए जा रहे हैं, फिर कंटेंट में भी अगर हम देखें तो भारतीय जीवन दृष्टि के जो विषय लिए जा रहे हैं, ये सबका जो डायरेक्ट कनेक्शन है, ये पाठ्यक्रम पद्धति और विषय वस्तु, ये सभी के साथ में ये भक्ति और ज्ञान सब पे काम निरंतर चल रहा है। ये ज़रूर मैं मान सकता हूँ कि किसी पे कम, किसी पे ज़्यादा हो रहा होगा, वो तो हमें इम्प्रूव करना ही है। पर सभी पे काम पैरेलली चलना चाहिए, उसी को ही समग्र विकास बोला जाता है। हाँ बिल्कुल, हाँ, एक के बाद एक नहीं होता है, सब एक साथ ही होते हैं। हम समझने के लिए विश्लेषण करते हैं, बाकी तो पांचों कोश भी एक साथ ही काम करते हैं। कम अधिक मात्रा में होना ये अलग बात है, परंतु सब कुछ एक साथ ही होता है। व्यष्टि से परमेष्टि उसी के साथ जुड़ा हुआ रहता है। अलग से चलो ये हो गया अब ये, ऐसा नहीं होता, सब एक साथ ही होता है। हम केवल समझने के लिए विश्लेषण करते हैं और अलग अलग करके समझते हैं। जी जी सही समय हुआ है, 6:11 हो गए हैं। हाँ ठीक है। हाँ, आज दिन में कभी भी आप मुझे फोन कर सकते हैं, 5-10 मिनट बात करनी है। जी ताई। हाँ ठीक। ठीक है। सर्वे